तो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे पहले नंबर 1 इज एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन तो लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, सीवियर कोलिकी एब्डोमिनल पेन होता है। मगर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, द पेन इज इंसीडियस इन द ऑनसेट, इंसीडियस ऑनसेट मीन्स स्लोली पेन क्या होगा, डेवलप होगा। तो स्लोली डेवलपिंग पेन, ठीक है। तो इंसिडेंस ऑनसेट होगा और स्लोली वो पेन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन, जो एब्डोमिनल पेन का जो लोकेशन होगा वो कौन सा होगा, हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। सो द लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, द पेन विल बी इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड द पेन विल बी colicky in the nature that will radiate all over the abdomen. So location for the pain will be hypogastric region, site large intestine, large intestinal obstruction, pain will be in hypogastric region, number 1. Number 2, it will be colic in the nature, coli, and radiate all over the abdomen, and will radiate all over the abdomen. After that, एब्डोमिनल पेन के बाद हम देखेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन था उसमें जो हमारा पेन था वो क्या था, जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन था वो माइल्ड था। मगर यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में जो हमारा होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो यहाँ पे हो गया सीवियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। उसके बाद नंबर 3 will be constipation. So here will be the relative constipation. अगर आपको याद हो तो एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है देयर इज नो पैसेज फॉर द फीसेस, एयर और फ्लेटस टू पास, दैट इज एब्सोल्यूट। बट देयर विल बी रिलेटिव। व्हाट रिलेटिव? रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन means there is no passage for the feces, but there will be passage for air, but air or flatus can pass, but air or flatus can pass. So this is constipation, relative constipation in large intestinal obstruction, and after that vomiting. So वोमिटिंग जो होगा ना, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आपके पास जो है ना स्टमक होता है, ठीक है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले, तो वो जल्दी जो है ना माइल्ड उसमें डिस्टेंशन होती है और जो है ना उसमें वोमिटिंग बहुत जल्दी आ जाती है। मगर जब आपका लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में पहले क्या आएगा, डुडेनम, जेजेनम, इलियम आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से पहले फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन आता है तो डुडेनम, जेजेनम, इलियम, उसके बाद स्टमक, उसके बाद एसोफेगस। तो इसमें क्या हो गया, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें जो वोमिटिंग हमारा डेवलप होगा वो 20, वो हमारा डेवलप होगा 48 टू 78 हर्ट्स, 72 हर्ट्स, सॉरी 48 टू 72 हर्ट्स में, ठीक है। हमारा क्या होगा, जो वोमिटिंग होगा वो क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। तो क्या होगा,
तो वोमिटिंग विल बी डिलेड फॉर 48 टू 72 आवर्स। तो वोमिटिंग जो होगा वो 48 टू 72 आवर्स के बाद जो है ना स्टार्ट होगा। मगर ये जो सिम्टम है एब्डोमिनल पेन इंसिडेंस ऑफ स्लोली डेवलप होगा उसमें, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगा, जो मिसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, कॉन्स्टिपेशन रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन होगा। मगर वोमिटिंग जो है वो 48 टू 72 आवर्स के बाद स्टार्ट होगा। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के एग्जामिनेशन। जो पेशेंट हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आए, फॉर एग्जांपल हमें एग्जामिनेशन में क्या साइन उसके मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन करते हैं किसकी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा फॉर एग्जांपल, तो पेशेंट जो होगा वो स्टेट ऑफ शॉक में भी हो सकता है ड्यू टू द वोमिटिंग। और वोमिटिंग से आपको पता है क्या होगा, पेशेंट जो है ना स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। तो पेशेंट कैन बी, नंबर वन, पेशेंट कैन बी इन state of shock due to vomiting। और इसके बाद यहाँ पे लिख दिया डिहाइड्रेशन। जैसे आपको जहन में आ जाए वोमिटिंग के क्यों शॉक में जा रहे, तो उसमें ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। जैसे मैंने आपको पहले हम पीछे पढ़ के आए हैं कि स्मॉल बाउल में जो है ना जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है वो क्या होता है, माइल्ड होता है। तो माइल्ड एब्डोमिनल distension, and after that we will see इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का जो इंस्पेक्शन होगा उसमें हमें क्या देगा, उसमें हमें दिखाई देगा क्या, विजिबल पेरिस्टाल्सिस बिफोर द ऑब्स्ट्रक्शन। जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उससे पहले हमें क्या दिखाई देगा, विजिबल पेरिस्टाल्सिस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजिबल पेरिस्टाल्सिस, विजिबल पेरिस्टाल्सिस, ये याद रखिएगा। इसको मैं आपको बता देता हूँ, विजिबल पेरिस्टाल्सिस हॉलमार्क है। ये क्या है, हॉलमार्क, हॉलमार्क ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हॉलमार्क ऑफ द स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज विजिबल पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ड्यूडेनियम और जेजुनम में, अगर ऑब्स्ट्रक्शन जेजुनम में होगा तो आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस जो दिखाई देगा वो जो है ना जेजुनम से पहले तो ड्यूडेनियम में दिखाई देगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरीके से तो उसके बाद हम देखते हैं पल्पिटेशन, जिसे हम कहते हैं पल्पेशन। में क्या मिलेगा आपको, माइल्ड टेंडरनेस। क्या मिलेगा, माइल्ड टेंडरनेस। तो अब हम क्या देखते हैं, जो है ना पल्पेशन, ठीक है। तो पल्पेशन में आपको क्या मिलेगा, माइल्ड टेंडरनेस, माइल्ड टेंडरनेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है परकजन, ठीक है। तो परकजन हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो परकजन में एब्नॉर्मल जो है ना, परकजन में ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना अमूमन नॉर्मल ही होता है, ठीक है। अमूमन क्या होता है हमारा, परकजन वो क्या होता है, नॉर्मली होता है, ठीक है। उसके बाद आस्कल्टेशन। तो आस्कल्टेशन पे आपके जो है ना जो साउंड होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल बाउल जो साउंड होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो हम लिखते हैं आस्कल्टेशन, आस्कल्टेशन, आस्कल्टेशन में क्या लिखेंगे, इंक्रीज स्मॉल बाउल साउंड्स, स्मॉल बाउल साउंड्स। उसके बाद ये हो गया आस्कल्टेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि पेशेंट जो आएगा वो क्या आएगा, पेशेंट कैन बी द स्टेट ऑफ शॉक ड्यू द वोमिटिंग,
ठीक है, जैसे आपको पता है कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में वोमिटिंग जो है ना वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है और वो सीवियर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होती है वो वो डिले होती है 48 टू 72 आवर्स, मतलब 48 टू 72 आवर्स के बाद होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। ठीक है, इसमें किसमें, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और आपको इंस्पेक्शन के क्या क्या मिलेगा, विजिबल पेरिस्टालिसिस, किसमें, आपको इंस्पेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन के बाद क्या आता है, पल्पेशन। तो पल्पेशन भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइल्ड टेंडरनेस मिलेगा। और उसके बाद परकशन जो उसमें नॉर्मल होता है, और उसके बाद आस्कल्टेशन, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज बाउल साउंड्स मिलेंगे। अब हम देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। तो एग्जामिनेशन फॉर द लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज bowel or large intestinal obstruction, large bowel or large intestinal obstruction। तो फिजिकल में आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है ना वोमिटिंग, मगर वोमिटिंग इस पेशेंट में क्या होगा, वोमिटिंग डिलेड 48 टू 72 आवर्स, वोमिटिंग डिलेड। तो 48 टू 72 आवर्स के बाद आपको क्या आएगा, वोमिटिंग आएगा इस पेशेंट में। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम इसमें इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में यहाँ पे क्या मिला था हमें, विजिबल पेरिस्टालिसिस मिला था किसमें, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में। मगर यहाँ पे नो विजिबल पेरिस्टालिसिस एंड देयर विल बी मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या आएगा, मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो नो विजिबल पेरिस्टालिसिस एंड मैसिव डिस्टेंशन। तो इसमें क्या होगा, इंस्पेक्शन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, किसके, स्मॉल लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के इंस्पेक्शन पे क्या मिलेगा, मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब करते हैं पल्पेशन, इंस्पेक्शन के बाद करते हैं पल्पेशन। तो पल्पेशन में आपको मिलेगा यहाँ पे माइल्ड टेंडरनेस। उसके बाद फिर आता है परकशन। वो भी क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है किसमें, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में भी। उसके बाद ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन means increase the frequency of small bowel sounds, increased frequency increase frequency of large bowel sounds or bowel sounds, increase frequency of bowel sounds, किसमें, आस्कल्टेशन में। अब देखते हैं, क्या एग्जामिनेशन हो गया हमारा। एग्जामिनेशन के बाद हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर स्मॉल एंड लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम, इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन में हम करवाते हैं एक्सरे, एक्सरे करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, और वो कौन सा, इरेक्ट पोजीशन में। ठीक है, इरेक्ट पोजीशन में एब्डोमिनल एक्सरे। ये तो कॉमन ही आपको पता ही होगा कि हम एब्डोमिनल ही पढ़ रहे हैं, तो एक्सरे एब्डोमिनल ही होगा। ठीक है, तो एब्डोमिनल एक्सरे एंड इन इरेक्ट पोजीशन। उसमें अगर एब्डोमिनल एक्सरे में हमारे फ्लूइड, जो एयर फ्लूइड लेवल होते हैं वो 5 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, 5 से अगर ज़्यादा हुए तो ये क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सो एयर फ्लूइड लेवल, एयर फ्लूइड लेवल ऑन एक्सरे क्या हो, ग्रेटर देन 5। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। क्या हो गया, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ओके, अब एक्सरे से हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्सरे में से। ठीक है,
नॉर्मल जो एक्सरे है उसमें हमें क्या होते हैं, उसमें हमें नॉर्मल 3 जगह पे क्या होते हैं, गैस शेडोज़ दिखाई दे रहे होते हैं। नंबर 1 स्टमक, सीकम एंड रेक्टम। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि नॉर्मल एब्डोमिनल एक्सरे में हमें 3 जगह पे जो है ना, 3 जगह पे एयर फ्लो लेवल जो है ना वो दिखाई देते हैं, गैस शेडोज़ दिखाई देते हैं। 3 प्लेसेस, 3 पोज़ीशंस में हमें क्या मिलेगा, गैस शेडोज़। वो कौन-कौन से हैं? तो वो हमारे हैं स्टमक, सीकम और रेक्टम। सो अगर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो देयर इज नो गैस शेडो इन द सीकम एंड रेक्टम। देयर विल बी द नो गैस शेडो इन द सीकम एंड रेक्टम। सो इन स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन there is no gas shadow. In small bowel obstruction, there will be the no gas shadow in cecum and rectum. उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गया होगा। देयर विल बी नो गैस शेडो इन द सीकम एंड रेक्टम। अगर लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो देयर विल बी द नो गैस शेडो इन रेक्टम ओनली। ठीक है, अगर क्या होगी, अगर यहाँ पे लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, सो देयर विल बी द नो गैस शेडो, नो गैस इन rectum only. There will be no gas shadow in the rectum only. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एब्डोमिनल एक्सरे में जो ना, एक जो होता है वो क्लिनिकल साइन होते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजी के यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, रेडियोलॉजिकल साइन, रेडियोलॉजिकल साइन क्या होगा हमारा, कॉनिवेंट वेल्व्स। कॉनिवेंट वेव्स, ये कॉनिवेंट वेव्स सर्कुलर वेव्स होते हैं एक्सरे पे। ठीक है, तो वो क्या दिखाई देंगे हमें, वो स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, और उसके बाद इफ देयर इज लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इफ देयर इज लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसका जो रेडियोलॉजिकल साइन होगा, जो रेडियोलॉजिकल साइन होगा वो क्या हो गया, हेस्टुरेशंस, हेस्टुरेशंस। इसका मतलब क्या है, मतलब रेगुलरली spaced air packets but these packets are connected and there is no gap between them, and there is no gap between them। और यहाँ पे क्या है, कॉन्वेनेंट वेल्व्स है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्वेनेंट वेल्व्स में हमारे पास एयर पैकेट्स होंगे। ठीक है, और वो क्या होंगे, रेगुलरली प्लेस्ड होंगे। क्या होंगे, रेगुलरली प्लेस्ड एयर पॉकेट्स। और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। और ये क्या होंगे, हॉस्टुलेशन, रेगुलरली स्पेस्ड एयर पैकेट्स बट दीज पैकेट्स आर कनेक्टेड एंड देयर इज नो गैप बिटवीन देम एंड दे विल बी इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डील अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैनेजमेंट में आप सबसे पहले ये देखना है कि वोमिटिंग है या नहीं है, पेशेंट शॉक में है या नहीं है। अगर पेशेंट शॉक में होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड कॉमन है। ठीक है, तो पेशेंट को देखेंगे अगर शॉक है या नहीं है। ठीक है, तो जब अक्यूट और सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, अक्यूट और सब अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसा आप सबको पता है, तो पेशेंट कैन कम इन द स्टेट ऑफ द शॉक, वी विल प्रोवाइड और वी विल मैनेज विथ IV fluids and inotropic drugs. Inotropic drugs. If the patient has 2 to 3 vomitings but fluid loss अप टू 7 to 9 लीटर्स, अगर पेशेंट जो है ना उसको वोमिटिंग 2 से 3 मरतबा आए हैं मगर उसका फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हुआ है एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन की वजह से, एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स ड्यू टू इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स। ठीक है, तो अगर पेशेंट आया है हिस्ट्री ऑफ 2 to 3 वोमिटिंग्स, ठीक है, बट आपको फील हो रहा है कि बट फ्लूइड लॉस, आपको ऐसा लग रहा है कि उसका जो फ्लूइड लॉस है वो कितना हुआ है, 7 to 9 लीटर्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये किस चीज़ की वजह से हुआ है, ये हुआ है ड्यू टू एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन, ड्यू टू एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स due to increased secretion of intestinal cells। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, ड्रिप एंड सक। ड्रिप एंड सक याद रखना हमेशा, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन याद रखना, ड्रिप एंड सक ये लाजमी याद रखना। ड्रिप एंड सक मैं बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ड्रिप का मतलब है आपके पास IV फ्लूइड्स, और सक का मतलब क्या है, सक का मतलब है गो फॉर इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन। व्हाट इज सक, सक इज go for intestinal decompression। कैसे करेंगे, विथ एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये सब आपको पता होगा, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन। और उसके बाद हम जहाँ पे क्या लेंगे, 50 cc इंजेक्शन जिसे हम सिरिंज बोलते हैं, उठाएंगे और लगा के सक्शन करेंगे। क्या करेंगे, 50 cc इंजेक्शन लगा के क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। तो ये क्या हो गया, डीकम्प्रेशन। इंजेक्शन लगा के क्या करेंगे, वी विल डू सक्शन, वी विल परफॉर्म व्हाट, सक्शन। उसके बाद एज पेशेंट स्टेबलाइज, जैसे पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एज द पेशेंट स्टेबलाइज वी विल गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एज पेशेंट स्टेबलाइज we will go for further investigation। we will go for further investigation। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास CT स्कैन, MRI एब्डोमेन, CT और MRI एब्डोमेन, इसके अलावा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्यों करेंगे, फॉर एग्जांपल बिकॉज द ऑपरेशन कैन बी ड्यू द ट्यूबरकुलोसिस, कैन बी ड्यू द TB और कैन बी ड्यू द एनी ट्यूमर। सो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे जो हमारा था, वेदर इट्स डायनामिक और डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन।
whether it is whether it is whether it is dynamic or a dynamic obstruction. ओके, तो इसमें क्या होता है, a dynamic obstruction. A dynamic means no dynamic peristalsis. A dynamic means there will be the no peristalsis. ठीक है, it's the inability of the intestine. तो इसमें क्या हो गया, it is the inability of intestine to transmit to transmit what peristalsis. Peristalsis. Peristalsis is inability of the intestine to transmit the peristalsis due to due to failure due to failure of neuromuscular junction transmission. Due to failure of neuromuscular junction transmission. Okay, after that, etiology. What can be the etiology of the dynamic obstruction? Why a dynamic? Why there will be the failure of the neuromuscular junction transmission? How there can be the how there can be failure of transmission of the neuromuscular junction transmission? So the causes will be: number one, anesthesia. Electrolyte imbalance. Peritonitis. And after that, the patient present with persistent abdominal distension, persistent vomiting or violent vomiting, and constipation. Okay, so the patient will present with three cardinal features out of four. The patient will present with three cardinal features out of four. तो three cardinal features से नंबर वन हमें पेशेंट में क्या मिलेगा, persistent abdominal distension. नंबर वन इज persistent abdominal distension. Abdominal distension. Number two, persistent vomiting. Number three will be constipation. Number three will be कॉन्स्टिपेशन. सो चार में से तीन कार्डिनल फीचर मिलेंगे और जो पेन है ना वो यहाँ पे नहीं होगा. इसमें एरोडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में पेन नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की वजह से, पेरिस्टालसिस की वजह से है. इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा ल्यूमेन जो है ना वो ब्लॉक नहीं हो रहा, मगर क्या हो रहा है, फूड के पैसेज में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है जिससे खाना नीचे जाए या ऊपर आए, फॉर एग्जांपल वो जो मूवमेंट है वो लॉस हो रहा है. नीचे आने वाला जो पैसेज ऑफ द फूड है ना वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट लॉस हो रही है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा मगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट लॉस हो रही है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है. तो ये इसको हम कहते हैं डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन. ये क्यों हुआ है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिशन. तो इसमें जो है ना पेन नहीं होता. ठीक है, सो एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में क्या होगा, नो विजिबल पेरिस्टालसिस जो हॉलमार्क है किसका, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन का, आप सबको पता है. नो विजिबल peristalsis
इसको हम लिख देते हैं हॉल मार्क। ये क्या है? हॉल मार्क है किसके लिए? डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद एग्जामिनेशन में ये तो हो गया नो विजिबल पेरिस्टल्स। उसके बाद क्या? ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन में क्या होगा? यहाँ पे बाउल साउंड एब्सेंट होंगे, बाउल साउंड एब्सेंट, ऑस्कल्टेशन। पेरिस्टल्स नहीं है, मूवमेंट तो फुड नहीं हो रहा है मूवमेंट, तो क्या होगा? बाउल साउंड विल बी द एब्सेंट, ऑस्कल्टेशन। सो बाउल साउंड क्या होंगे इसमें? एब्सेंट होंगे। अब बात है इन्वेस्टिगेशन पे। तो इन्वेस्टिगेशन वैसे ही आपको पता है नॉर्मली एक्सरे एमआरआई जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। इन्वेस्टिगेशन विल बी, सबसे पहले क्या होगा? एक्सरे होगा। और एक्सरे पे यहाँ पे क्या दिखाएंगे आपको? मल्टीपल एयर लेवल्स, मल्टीपल एयर लेवल्स, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट, वही रिसक्सिटेशन। तीसरी नंबर 1, नंबर 2, ट्रीट द कॉज इफ प्रेजेंट, ट्रीट द कॉज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनस्थीसिया की वजह से, तो अनस्थीसिया को जो है ना एंटीडोट देंगे। तो ट्रीटमेंट द कॉज, ट्रीटमेंट द कॉज इफ प्रेजेंट। उसके बाद if the patient is still not getting better, we will give injection of parasympathetic agonist, parasympathetic agonist called as neostigmine, जैसे मैंने कहा था आपको। So if the patient is not getting better, we will give injection, और कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट, पैरासिम्पैथेटिक agonist, that will be neostigmine. Neostigmine. After that, this was the question number 2. Now question number 3, whether intestinal obstruction is due to strangulation। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये क्या? स्ट्रेंगुलेशन की वजह से, ठीक है। वेदर, ये तीसरा और चौथा दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो वेदर द इंटेस्टाइनल obstruction is due to strangulation, जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो किसकी वजह से? स्ट्रेंगुलेशन की वजह से। वो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेंगुलेशन में आपने लिखना है प्लस माइनस ऑन द टॉप mesenteric infarction, strangulation, मगर on the top का mesenteric infarction due to atherosclerosis or thrombosis. So whether the intestinal obstruction is due to strangulation or due to ischemia, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमारा है whether the intestinal obstruction is due to strangulation or due to ischemia। ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है ना हम ischemia रखने पता है ऑन द टॉप ऑफ mesenteric infarction। और mesenteric infarction ज़्यादातर किसकी वजह से? atherosclerosis or thromboembolism. So we will see that severe abdominal pain, plus irregular pulse। ये किस चीज़ का फीचर है? इज अ फीचर ऑफ मोस्ट कॉमन cardiac artery embolism
जिसमें क्या होता है हमारा आर्टरल फिब्रिलेशन। आर्टरल फिब्रिलेशन, सो इसमें क्या है, इफ अ पेशेंट प्रेजेंट विद आर्टरल फिब्रिलेशन, तो उसके साथ क्या है आर्टरल फिब्रिलेशन। तो आर्टरल फिब्रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जिसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांस सबसे ज़्यादा हैं किसमें, आर्टरल फिब्रिलेशन की वजह से, ठीक है। सो अगर पेशेंट आर्टरल फिब्रिलेशन के साथ आता है और सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ आता है तो क्या होगा इसमें हम क्या करेंगे, चांसेस किस चीज़ के होंगे, हमारे मेसेंट्रिक इस्केमिया के, ठीक है। तो सीवियर एब्डोमिनल पेन प्लस इरेगुलर जो क्या है हमारा पल्स है, इरेगुलर क्या है, इरेगुलर पल्स मतलब आर्टरल फिब्रिलेशन। तो पेशेंट सीवियर एब्डोमिनल पेन विथ रेगुलर रेगुलर पल्स मीन्स आर्टरल फिब्रिलेशन। तो पेशेंट इन दोनों के साथ जब आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें ज़्यादातर चांस किसके हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और जिसकी वजह से मेसेंट्रिक इस्केमिया हो सकता है। सो ग्रेटर चांसेस ऑफ आर्टरल फिब्रिलेशन हमेशा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवाता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म लीड टू मेसेंट्रिक इस्केमिया। इतना समझ आ गया होगा आपको, मेसेंट्रिक इस्केमिया। उसके बाद वस्कुलाइटिस, वस्कुलाइटिस और उसके बाद तो ये जो है क्लिनिकली ऑनसेट जो आएगा वो सीवियर ऑनसेट ऑफ द पेन। उसके बाद ये है कि वस्कुलाइटिस की वजह से भी क्या हो सकता है, इससे जो है ना इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, वस्कुलाइटिस की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। सो इन्फेक्शन 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 ड्यू टू वस्कुलाइटिस। उसके बाद क्लिनिकली पेशेंट आएगा severe abdominal pain, so clinically present with classical triad classical, जिसमें क्या हो गया, severe abdominal pain प्लस पर रेक्टल ब्लीडिंग, याद रखिएगा, पर रेक्टल ब्लीडिंग। पेन के साथ क्या है, पर रेक्टल ब्लीडिंग है। क्लासिकल ट्राइड सीवियर एब्डोमिनल पेन प्लस पर रेक्टल ब्लीडिंग बट नो टेंडरनेस, याद रखिएगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन प्लस पर रेक्टल ब्लीडिंग बट नो टेंडरनेस, ऑलवेज मेसेंट्रिक इन्फेक्शन, is always mesenteric infarction. Investigation, mesenteric क्या है, artery है, तो angiography, so the operation will be mesenteric angiography. After the treatment, वही resuscitation number 1 plus strangulation, go for urgent laparotomy and resection of infarcted area. After that, go for end anastomosis. So this is all